हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संजय भंडारी और आप देख रहे हैं संजय सोशल स्टडी क्लास। आज का ये लेसन क्लास 7 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है। सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और चैप्टर आप देख पा रहे हैं हमारी पृथ्वी के अंदर। आप यहाँ पर चैप्टर देख पा रहे हैं हमारी पृथ्वी के अंदर, मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग को आज हम लोग लेसन में समझेंगे कि आंतरिक भाग किस प्रकार से बना है, इसकी बनावट कैसी है, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग इस लेसन में समझेंगे। चलिए तो लेसन स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी जो है एक गतिशील ग्रह है। गतिशील ग्रह मतलब ये स्वयं घूमती है अपने अक्ष पर और ये सूर्य की चारों तरफ भी परिक्रमा करती है, इसलिए इसको गतिशील ग्रह कहा जाता है। इसके अंदर और बाहर निरंतर क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन यानी कि चेंजिंग। आप पृथ्वी के ऊपर भी चेंजिंग होता हुआ महसूस करेंगे, देखते होंगे, और पृथ्वी के अंदर भी बहुत कुछ निरंतर जो है परिवर्तन होता रहता है। तो हम लोग समझेंगे कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग हैं वो किस चीज़ों से बने हुए हैं, किस किस प्रकार से बने हुए हैं, ये आज हम लोग कौन से पदार्थों से बने हुए हैं हम लोग आज समझेंगे। पृथ्वी का आंतरिक भाग, यहाँ देखिए पृथ्वी का आंतरिक भाग मतलब पृथ्वी के अंदर की बनावट। देखिए यहाँ पर है परपटी, सबसे ऊपरी परत परपटी का यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद दूसरा है मेंटल और इसके बाद तीसरा रेड कलर में नीचे क्रोड। पृथ्वी की 3 मुख्य परत हैं, एक को कहते हैं परपटी, दूसरे को कहते हैं मेंटल और तीसरे को कहते हैं क्रोड। अब देखिए स्थल मंडल जहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये स्थल मंडल, ये हम लोग जहाँ पर रहते हैं धरती के ऊपर उनको स्थल मंडल कहा जाता है। ठीक, तो स्थल मंडल जो है उसके नीचे आप यहाँ मेंटल में देख सकते हैं क्रोड मेंटल, इसके बाद सीमा, ये सब परतों के नाम देखिए, और इसके बाद बाह्य क्रोड। क्रोड में 2 तरह के हैं, एक आंतरिक क्रोड, दूसरा बाह्य क्रोड। और मेंटल में अंदर पीले रंग का जो आप देख रहे हैं उसको मेंटल कहा जाता है। तो चलिए ये सब क्या है, इन चीज़ों को हम लोग विस्तार से आज समझेंगे। पृथ्वी जो है एक प्याज की तरह होती है। प्याज जिस तरह आप लोग देखते हैं, काटते हैं ना, तो बहुत सारी उसमें परतें होती हैं, एक के परत बाद दूसरी परत, दूसरी परत के बाद तीसरी परत, प्याज खुलती जाती है। बिल्कुल उसी तरह के परत पृथ्वी के अंदर भी पाए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी जो है संकेंद्री परतों से बनी है। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसको कहते हैं परपटी, सबसे ऊपर। यहाँ आप तस्वीर में भी देख पा रहे होंगे पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत परपटी। आगे देखिए, यह जो परपटी है यह पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है, सबसे पतली परत होती है, यानी कि मेंटल से क्रोड से भी यह पतली होती है। और इसकी जो मोटाई होती है वो 35 किलोमीटर होती है महाद्वीप में। महाद्वीप मतलब अगर सातों महाद्वीप में आप कहीं भी खड़े होकर के इसको समझेंगे तो इसकी परत की मोटाई होगी 35 किलोमीटर। अगर महासागर में तल के अनुसार, महासागरीय तल के अनुसार अगर उसको नापेंगे धरती के अंदर, तो इस परत की मोटाई होगी 5 किलोमीटर। यानी कि महाद्वीप में ये 35 किलोमीटर होता है और महासागर के हिसाब से, तली के हिसाब से 5 किलोमीटर। तो ये जो है परत, यह परत सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बना है। सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिज, ये कौन, ये ऊपरी परत परपटी जो है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में सियाल। सियाल क्यों, क्योंकि सी से सिलिका और एल से एल्यूमिना, ये 2 धातुओं की प्रधानता यहाँ पाई जाती है। इस परत में जो है ये 2 चीज़ें धरती के अंदर
पाई जाती हैं, इसीलिए इस परत का नाम दिया है वैज्ञानिकों ने सियाल, यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम। आगे देखिए, तो इस परत को क्या कहते हैं? सियाल परत भी कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, इसीलिए इसको सीमे भी कहा जाता है। सी फॉर सिलिका और मै फॉर मैग्नीशियम। ठीक, सिलिका और मैग्नीशियम, यानी कि सियाल परत के नीचे जो है ना, जैसे सियाल परत के नीचे जाएंगे वहाँ एक सीमा परत होती है। सीमा, सीमा क्यों? सीमे या सीमा जो भी है, तो सी मतलब सिलिका और मा मतलब मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम जो है यहाँ पर इस तरह के अंश धातु के पाए जाते हैं, तो इस परत का नाम दे देते हैं सीमा। यहाँ पर दाईं तरफ आप देख सकते हैं, ये फोटो दी गई है, इसको हम विशेष तौर से अभी समझाएंगे। अभी हम पढ़ा लेते हैं आपको। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। यानी कि परपटी के नीचे क्या? मेंटल। मेंटल आपको परत बताए, तो मेंटल परत जो है 2900 किलोमीटर तक गहराई का होता है। और मेंटल से जब नीचे जाते हैं तो वहाँ पर आंतरिक परत मिलती है, सबसे अंदर की परत, जिसको कहते हैं क्रोड। यहाँ पर देखिए, एक तस्वीर के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। महाद्वीप की परपटी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर महाद्वीप देख पा रहे हैं, यहाँ महासागर, और ये सब महासागर के हिस्से नीचे जाएंगे तब महासागरीय परपटी देखने को मिलेगी। तो देखिए, महासागर की जो महाद्वीप, बगल में महासागर, इधर महाद्वीप, तो नीचे जब जाते हैं तो हम लोग को ये, इस कलर को देखिए, ब्राउन कलर में, ये क्या है? परपटी। यही परत को परपटी कहा जाता है। हम लोग स्थल मंडल से जब नीचे जाते हैं तो वो पहली परत परपटी की ही होती है। और ये पीला कलर की, ये भी परपटी ही है, लेकिन ये महासागर से जब नीचे जाते हैं तब इसको नापा जाता है। तो इसीलिए महासागर में कम होते हैं 5 किलोमीटर और महाद्वीप में 35 किलोमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, पृथ्वी जो है सबसे आंतरिक परत जो है क्या है? क्रोड है कि नहीं? और क्रोड की जो है त्रिज्या क्या है? क्रोड की त्रिज्या है 3500 किलोमीटर। तो क्रोड में क्या पाया जाता है? विशेष तत्व क्या पाया जाता है? हर परत में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ विशेष धातु के अंश उसमें मौजूद रहते हैं। अब यहाँ देखिए कि क्रोड में क्या पाया जाता है। क्रोड में निकेल और लोहा पाया जाता है। निकेल और लोहा, ये दोनों चीज़ें क्रोड में पाई जाती है। नी फॉर निकेल और फेरस ऑक्साइड, Fe, है ना, इसीलिए उसको लोहा भी कहा जाता है। निकेल और फेरस के ऑक्साइड जो हैं, फेरस ऑक्साइड, यहाँ पर पाए जाते हैं। किस परत में? क्रोड में। इसीलिए इस केंद्रीय तापमान जो है यहाँ पर बहुत अधिक होता है और प्रेशर बहुत होता है, दबाव बहुत होता है। क्रोड में जो है तापमान सबसे ज़्यादा होता है और प्रेशर यानी कि दाब भी बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब हम लोग ये समझ रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर हम लोग जिस प्रकार से अंदर जाते जाते हैं, अधिक से अधिक गहराई में जब क्रोड तक चले जाते हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा तापमान होता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो है गर्मी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा डिटेल्स। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा परपटी है। जो परपटी के बारे में हम लोग समझे, वो आयतन का मात्र 1% है। और 84% कहाँ है? मेंटल के रूप में है और 15% क्रोड के रूप में है। 84% मेंटल और 15% हिस्सा क्रोड है, और मात्र 1% है जो आयतन का हिस्सा है, और उसको कहते हैं परपटी। अब पूरे पृथ्वी की त्रिज्या जानते हैं कि पूरे पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। पूरी पृथ्वी की त्रिज्या हो जाती है 6371 किलोमीटर।
6371 किलोमीटर ये पूरी पृथ्वी की त्रिज्या है। यहाँ पर देखिए, अब आते हैं हम लोग शैल और खनिज के बारे में। शैल जो है, इनको हम लोग साधारण शब्द में चट्टान भी कह सकते हैं। तो शैल और खनिज क्या है, आज हम लोग समझते हैं। पृथ्वी की परपटी जो है अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। जो परपटी हम लोग अभी पढ़े, वो परपटी बनी किससे है? वो परपटी शैलों से बनी है। तो पृथ्वी जो है, परपटी जो बना रहा है, वो खनिज पदार्थों के किसी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। खनिज पदार्थ होता है उसमें, और उसका एक पिंड जैसा होता है, उसी को कहते हैं शैल। यानी कि शैल में खनिज तत्व पाए जा सकते हैं, खनिजों का मिश्रण हो सकता है। तो इसका देखिए, इसका विभिन्न आकार और गठन भी हो सकता है। यह अलग अलग आकार में हो सकता है, इसके गठन अलग अलग डिजाइन्स में हो सकते हैं, अलग अलग इनमें खनिजों की प्रधानता हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुख्य रूप से जो है शैल 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार के होते हैं। शैल यानी कि चट्टान। अगर आपसे कोई सवाल कर देता है कि चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर वही होगा, चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय चट्टान, देखिए आग्नेय यानी कि इग्नियस शैल। दूसरा अवसादी शैल, जिसको सेडिमेंट्री रॉक्स बोल सकते हैं। और तीसरा कायांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक शैल। ये 3 प्रकार के चट्टान होते हैं या फिर 3 प्रकार के शैल होते हैं। पहला आग्नेय शैल, दूसरा अवसादी शैल और तीसरा कायांतरित शैल। ये 3 प्रकार के शैल होते हैं। आग्नेय को इग्नियस कहते हैं, अवसादी को सेडिमेंट्री कहते हैं और कायांतरित को मेटामॉर्फिक शैल कहते हैं। अब देखिए, द्रवित मैग्मा मतलब पिघला हुआ लावा। ये पिघला हुआ लावा क्या है? जैसे हम लोग कहें कि धरती के अंदर में तापमान बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ चट्टान जो है पिघल के रहता है। सोचिए कि चट्टान जैसा कठोर पदार्थ अगर पिघला हुआ हो तो कितना गर्मी होगा। तो चट्टान जो है पिघली अवस्था में जब होती है तो उसको द्रवित मैग्मा कहते हैं। तो द्रवित मैग्मा जो है ठंडा होकर के ठोस हो जाता है। इस प्रकार से बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। मतलब जब ये पिघला हुआ लावा यानी कि द्रवित मैग्मा, पिघला मैग्मा जब ठंडा हो जाए तो ये ठंडा होकर के क्या बन जाता है? फिर से चट्टान बन जाता है। तो इस तरह से बने चट्टान को क्या कहते हैं? आग्नेय शैल या आग्नेय चट्टान। इसका एक दूसरा नाम भी है, प्राथमिक शैल भी इसको कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है। एक को अंतर्वेदी कहते हैं, दूसरे को बहिर्वेदी। अब देखिए, अंतर्वेदी बहिर्वेदी क्या है? ज्वालामुखी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ज्वालामुखी क्या होती है? धरती, कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ की धरती फट जाती है, धरती में दरार आ जाती है और वहाँ से धरती के अंदर का जो द्रवित मैग्मा लावा है वो बाहर निकलने लगता है। द्रवित मैग्मा जो लावा है, लावा कहते हैं उसको, जो पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलने लगता है। और जब यह पृथ्वी की सतह के ऊपर, धरती के ऊपर आ जाता है, तो फिर यहाँ के ठंडा मौसम या ठंडा वातावरण के कारण क्या हो जाता है? तेजी से वो लावा ठंडा होने लगता है। तेजी से वो लावा ठंडा हो जाता है। और जब वो तेजी से ठंडा हो जाता है तब क्या होता है? तब वो चट्टान का रूप ले लेता है और उसी चट्टान को कहते हैं बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान या आग्नेय शैल। ठीक, इसकी संरचना जो है, मतलब इसके अंदर जो बनावट होती है वो महीन दानों वाली होती है। इस दाने होते हैं इसके अंदर। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कौन सी चट्टान इसको कहा जा सकता है, किस प्रकार के चट्टान इसका उदाहरण है। तो बेसाल्ट चट्टान जो है वो
बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। कहाँ पर? दक्कन पठार में जो बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, बेसाल्ट सेल, वो इसी तरह से बनी है। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि ज्वालामुखी का जो मैग्मा होता है वो धरती के अंदर ही रह जाता है, बाहर आता ही नहीं, धरती फट के बाहर आती ही नहीं। तब ऐसा मैग्मा क्या होता है, पृथ्वी के अंदर ही ठोस होकर के, ठंडा होकर के जम जाता है। तो ऐसा सेल, ऐसा चट्टान को अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान, एक हो गया बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान और दूसरा है अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान। दो प्रकार के आग्नेय चट्टान होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से जो है यहाँ पर बड़े दानों के रूप देखे जा सकते हैं, बड़े दाने का इसमें पाया जाता है। ग्रेनाइट जो है ऐसे ही अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अब देखिए, लेई है, मसाले हैं, दानों का चूर्ण बनाने के लिए अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है। ये ग्रेनाइट के बने होते हैं। ग्रेनाइट चट्टानों का काफ़ी उपयोग है ना, लेई बनाने में, मसाले बनाने में, और दानों का चूर्ण बनाने में, है ना, इसके अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है। ये ग्रेनाइट वाले ही होते हैं। आगे देखिए, सेल जो होता है वो लुढ़क कर, चटक कर, एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये सेल यानी कि चट्टान एक जगह कभी रहते नहीं, ढाल मिलेगा तो वो टकराएगा, एक दूसरे से लुढ़क जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। तो इनसे क्या बनता है, छोटे छोटे कण के अवसाद बनते हैं, इसको अवसाद कहते हैं। ये अवसाद जब हवा जल के संपर्क में आने लगते हैं लंबे समय तक, तो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और वहाँ जमा हो जाते हैं। और ये फिर जमा होकर के दबाव और कठोर होकर के, दबाव और कठोरता के कारण यह स्याल में बदल जाते हैं, यानी कि चट्टान बन जाते हैं। इसको कहते हैं अवसादी सेल। ये एक प्रकार का सेल हो गया अवसादी सेल। दूसरा तो बलुआ पत्थर जो होता है, बलुआ पत्थर रेत के दानों से ही बनता है। रेत के दानों से कौन सा पत्थर बनते हैं? बलुआ पत्थर, बालू, नाम से ही स्पष्ट है, बालू का पत्थर, बलुआ पत्थर। तो इन सेलों में जो है पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी सेल पर रहे होंगे के जीवाश्म भी मिल सकते हैं। मतलब इन चट्टानों पर हैं, इन चट्टानों में इन जीवों के या जानवरों के, पौधों के जीवाश्म भी देखे जाते हैं। आगे देखिए, अब आते हैं आगे क्या होता है। आग्नेय और अवसादी सेल, दो प्रकार की सेल हुई। ताप और दाब के कारण जब बदल जाते हैं, उनमें चेंजिंग हो जाती है, कायांतरित सेल हो जाती है, तब वो आग्नेय हो या अवसादी सेल, जब वो उच्च ताप और दाब के कारण उसमें चेंजिंग आ जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है, तब वो कायांतरित सेल बन जाता है। जैसे चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल जाती है, चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। आप जो संगमरमर के बड़े बड़े भवन देखते हैं, ताजमहल देखते हैं वगैरह, जो संगमरमर के बने हुए हैं, वो संगमरमर पहले क्या था? चूना पत्थर था। और स्लेट क्या थी? चिकनी मिट्टी थी। तो इस प्रकार चिकनी मिट्टी बदल के स्लेट बन जाती है, चूना पत्थर बदल के संगमरमर बन जाता है। तो इस तरह से परिवर्तन हुआ, होकर के जो चट्टान बने उसको कहते हैं कायांतरित सेल। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, कायांतरित सेल में परिवर्तित अवसादी सेल, यहाँ पर फोटो में आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ये पत्थर जो है चेंज हो गया है, कायांतरित सेल में बदल गया है। तो पहले क्या था? ये पहले ये अवसादी सेल था और ये बदल गया है, चेंज हो गया है। देखिए, सेल जो होता है वो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है। सेल या फिर चट्टान बोलिए, जो भी, कठोर सेलों का उपयोग, जो
बहुत मजबूत सेल होते हैं, कठोर होते हैं। उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? सड़क बनाने में, घर बनाने में, इमारत, बिल्डिंग बनाने में हम लोग कर सकते हैं। जितना किला, भवन वगैरह आप देखते होंगे, वो सैलों से ही बने हुए हैं। इसीलिए आज तक वो जिस तरह से बने हुए थे, उसी तरह से आज भी वो बने हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत मजबूत होते हैं। तो पत्थरों का जो उपयोग है, कई खेलों में भी आप लोग करते होंगे। कुछ ऐसे खेल हैं जो पत्थर के खेल होते हैं। जैसे आप लोगों ने पिट्ठू खेला होगा, 7 पत्थर बोलते हैं उसको। कहीं कहीं इसको बिट्टू भी कहा जाता है ना? इसके बाद किटकिट या कितकित बोलिए, है ना? चिवी चिवी चिबड्डी चिबड्डी खेल होता है, स्टेपू या कितकित जो भी है। इसके बाद आता है 5 पत्थर, जिसको गिट्टी खेल भी बोलते हैं। आप लोगों ने भी ये खेल खेला होगा, कितकित भी खेला होगा। तो ये सारे खेल जो है पत्थर के ही द्वारा खेले जाते हैं। उसको कुछ विशेष डिजाइन बना करके पत्थर में फिर वो खेल खेलते हैं। तो बच्चे लोग ये खेल खेले होंगे, आप लोगों को भी याद होगा। इस तरह से आप लोग अपने घर के दादा दादी, माता पिता हैं, पड़ोसी हैं या दोस्त हैं, आप उनसे अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वो भी क्या कभी पत्थरों से कोई खेल खेले हैं, तो किस तरह के खेल खेले हैं वो आपको बताएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 तरह के तस्वीर बने हुए हैं। पहला तस्वीर देखिए, ये हमारे भारत का प्रसिद्ध लाल किले की तस्वीर है यहाँ। और यहाँ ताजमहल सफ़ेद, है ना? तो लाल किला जो है वो कौन से पत्थर से बना है? लाल किला जो है बलुआ पत्थर से बना है, लाल बलुआ पत्थर। लाल किला आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी इसका कलर चेंज नहीं होता है, और न ही उसमें कभी पेंटिंग वगैरह की जाती है, क्योंकि वो पत्थर ही लाल बलुआ पत्थर है। लाल बलुआ पत्थर होने के कारण यह हमेशा लाल रंग का दिखता है, इसलिए इसको लाल किला भी कहते हैं। यहाँ देखिए सफ़ेद, ताजमहल जो है सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसी कारण ताजमहल हमेशा वाइट ही दिखता है, हमेशा सफ़ेद ही दिखता है। आगे देखिए, ये जो है शैल चक्र का चित्र है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये शैल चक्र क्या होता है, आइए चलिए समझते हैं। शैल चक्र के कारण एक निश्चित दशा होती है, जिसमें शैल चक्र जब शुरू होता है तो एक दूसरे में चेंजिंग हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन जब होता है कोई सेल, तो इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। आपने जल चक्र का नाम सुना होगा। आज यहाँ आप शैल चक्र को देखिए कि शैल चक्र किस तरह से होता है। एक चट्टान दूसरे चट्टान में किस तरह परिवर्तित होता है, दूसरा चट्टान फिर तीसरे में, तीसरा फिर चौथे में, ये प्रोसेस चलता है और उसमें चेंजिंग आते जाते हैं। देखिए, द्रवित मैग्मा यानी कि पिघला हुआ लावा जब क्या होता है, ठोस हो जाता है, तो आग्नेय सेल बन जाता है, ये तो हम लोग जानते हैं। फिर वही चट्टान जब छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है और दूसरे स्थान पर जाते जमा हो जाता है, तो क्या बन जाता है, अवसादी सेल। फिर वहाँ अवसादी बनने के बाद ताप और दाब अगर अधिक हो जाए, तो वहाँ फिर आग्नेय और अवसादी सेल क्या बदल जाता है, कायांतरित सेल में बदल जाता है। तो इस तरह से चट्टान चक्र आगे बढ़ रहा है। अब फिर देखिए, अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। कायांतरित सेल बनने के बाद जब बहुत ताप और दाब बढ़ जाता है, तब क्या होता है, वो चट्टान फिर से पिघल जाता है और पिघल करके फिर से मैग्मा बन जाता है, द्रवित मैग्मा। और फिर द्रवित मैग्मा जब ठंडा हो जाता है, तो आग्नेय सेल फिर से वो बन जाता है। तो देखिए, ये एक चक्र जैसा चल रहा है कि नहीं? अब यहाँ इस फिगर को देखिए, ये चट्टानी चक्र का तस्वीर है। यहाँ पर देखिए, सबसे शुरू में यहाँ मैग्मा,
मैग्मा जो है आग्नेय सेल बनाता है। इधर यहाँ आग्नेय सेल जो है प्रोसेस में आगे बढ़ करके अवसादी सेल में बदलता है। अवसादी सेल आगे जा करके, देखिए यहाँ अवसादी सेल बन चुका है। अवसादी सेल आगे जा करके इसमें जब परिवर्तन चेंजिंग होता है ताप दाब का, तो कायांतरित सेल बन जाता है और कायांतरित सेल फिर से मैग्मा बन जाता है। तो ये चक्र चलता रहता है, ये चक्र कभी बंद नहीं होता। चट्टान फिर से पिघल जाते हैं, फिर से वो जम जाते हैं, फिर अलग बन जाते हैं, दूसरे चट्टान बन जाते हैं, फिर से वो दोबारा पिघल जाते हैं। ये चक्र चलता रहता है। इस चक्र को कहते हैं चट्टानी चक्र या फिर शैल चक्र बोल सकते हैं। देखिए, तो शैल जो होता है वो विभिन्न खनिजों से बना होता है। शैल में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। खनिज जो हैं प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और खनिज का एक भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिजों का एक विशेष भौतिक गुणधर्म होता है और रासायनिक मिश्रण होता है, तभी वो खनिज बनता है। तो खनिज जो होता है वो मानव जाति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सेल जो होता है वो खनिज से ही बना होता है, हम लोग जान रहे हैं। तो खनिज क्या है कि खनिज में एक विशेष गुणधर्म होता है, भौतिक गुणधर्म, और रासायनिक मिश्रण भी होता है। और यह खनिज जो होता है वो मानव के लिए, मनुष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। और यही खनिज जो हैं कोयला कहलाते हैं, प्राकृतिक गैस कहलाते हैं, पेट्रोलियम कहलाते हैं, ये सब खनिज कहलाते हैं। और इनका उपयोग आप तो जानते ही हैं, उद्योग धंधों में, कारखानों में, औषधि के निर्माण में, उर्वरक बनाने में, लोहा, एल्युमिनियम, है ना, यूरेनियम, ये सब आप सब जान रहे हैं खनिज हैं। तो इन सब का इस्तेमाल तो होता ही है बहुत सारे जगहों में। लोहा का हर जगह आप जहाँ जाते हैं वहाँ लोहा का उपयोग है। एल्युमिनियम से कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, बर्तन से लेकर हवाई जहाज़ तक बनाए जाते हैं। सोना के गहने, है ना, बनाए जाते हैं। यूरेनियम से बिजली पैदा की जाती है। तो इस तरह से खनिजों के अनेक सारे काम हैं। और खनिज कहाँ पाए जाते हैं? धरती के अंदर। और सेल जो होता है वो खनिज से ही बना होता है। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये लेसन आज का समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको लेसन से रिलेटेड कोई सवाल है आपके मन में, तो आप सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।